दोस्तों नमस्कार। आज नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट हो गई। उसमें और भी नाम हैं, सैम पैत्रोदा हैं, मोतीलाल वोरा का तो खैर निधन हो गया है, कई और भी नाम हैं। लेकिन खास आज गोदी मीडिया पर जिसकी चर्चा थी कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जाएंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में 2022 में लंबी पूछताछ हुई थी राहुल और सोनिया गांधी से, 50-50 घंटे लंबी। उन सोनिया गांधी से भी जो बीमार थीं, लेकिन उनसे भी लंबी पूछताछ हुई थी। आज की इस चर्चा में मैं कतई इसकी टेक्निकलिटीज पर नहीं जाऊंगा कि कितने हजार करोड़ या सैकड़ों करोड़ का मामला है, कितना करप्शन का मामला है, ईडी और ईडी ने उसमें कितना घपला पाया है। ईडी जिस मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है, वो मामला है पीएमएलए का, जिसमें खुद आरोपियों को सिद्ध करना है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो तथ्यहीन है, गलत है। जाहिर तौर पर ईडी ने पहले ही अपनी तरफ से निकलने का रास्ता निकाल लिया है। भागना होगा तो क्या करना है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कोई मामला है कि नहीं है, लेकिन ये बात तो सीधे दिखती है कि ये मामला ऐसा है जिसमें जो भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, राहुल और सोनिया के बारे में कहा जा रहा है करोड़ों की संपत्ति उन्होंने जुटाई, लेकिन तथ्य ये भी है कि वो इस संपत्ति को बेच नहीं सकते, माने उससे पैसा कमा नहीं सकते हैं, तो फिर धन उपार्जन का मामला बनता कहां से है। लेकिन मैंने कहा कि मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। असली मुद्दे पर आता हूं कि ये अचानक 2.5-3 साल के बाद ईडी को सुधाई। 3 साल तक वो क्या कर रही थी, क्यों उसने चार्जशीट उस समय नहीं की। अब जबकि बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी लगातार गुजरात जा रहे हैं, नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं मोदी और शाह की, गुजरात में पटकनी देने की तैयारी कर रहे हैं, घर में घुस करके मारने की बात कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जो बिहार में तेजस्वी यादव के साथ आज सुबह ही मीटिंग करते हैं, खड़गे जी के पास तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। जो बीजेपी ये चाहती थी, ये सोचती थी कि बिहार में इंडिया अलायंस एकजुट नहीं हो पाएगा, तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और क्यों लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को आगे निकाल दिया, या पप्पू यादव का मामला है, तेजस्वी कन्हैया और पप्पू दोनों से डरते हैं, इसलिए ये गठबंधन नहीं होगा। लेकिन खुद तेजस्वी यादव आज खड़गे जी से मिलने पहुंचे, वहीं पर राहुल गांधी मौजूद थे। जाहिर तौर पर बिहार में सीटों को लेकर के और बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत स्पष्ट बातचीत हुई है, और ये आश्वस्ति है कि ये गठबंधन कहीं से टूटने वाला नहीं है। जो बिल्ली के भाग से छींका टूटने की गुंजाइश देख रही थी बीजेपी, वो होते हुए नहीं दिख रही। लिहाजा आज ईडी की चार्जशीट सामने आ गई। हालांकि कोई आज नहीं हुई होगी, जाहिर तौर पर चार्जशीट पहले से तय हो चुकी होगी, लेकिन आज उस पर मोहर लग गई। अब मैं बड़े मुद्दे पर आता हूं। एक तो ये बात समझने की जरूरत है कि जब भी चुनाव आता है, उसके बाद ईडी, सीबीआई, सारे तोता मैना मोर और गौरैया सब दौड़ लगाने लगते हैं। सब में चाबी भर दी जाती है। वो एक गाना है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये खिलौना अजीत पवार पर तब चलता है जब अजीत पवार दूर होते हैं बीजेपी से। वो एक असम के मुख्यमंत्री हैं, उन पर तभी आरोप होता है जब वो कांग्रेस में होते हैं। आजकल तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे एक नहीं, बंगाल के आप नाम उठा करके देख लीजिए, महाराष्ट्र के नाम उठा करके देख लीजिए। तो यहाँ तो ये है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है कि जैसे ही आप आते हैं तो इधर से भ्रष्टाचारी डालिए, उधर से सदाचारी निकालिए, ये स्थिति है। तो वहां फिर ईडी, सीबीआई और ये इनकम टैक्स की रेड नहीं होती है। तो एक तो ये बिहार चुनाव की वजह से है। लेकिन क्या करना चाहती है बीजेपी,
ये तो सीधा हमला राहुल और सोनिया पर है। और इस केस में अगर जुडिशियल कस्टडी मांगी जाएगी या जेल भेजने की मांग होगी तो ऑब्वियस है कि एक सूरत ये भी बन सकती है कि जेल भेज दिया जाए। हालांकि टेक्निकली इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि राहुल और सोनिया, अब गिरफ्तारी किसकी होती है? जो भाग जाए ये डर हो, इसलिए गिरफ्तारी होती है। राहुल और सोनिया गांधी ने लगातार सहयोग किया है ईडी का, इसलिए संभावना कम है। लेकिन मोदी राज में जहां लोया कांड हो जाता हो, वहां आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा। लेकिन ये गलती सरकार नहीं करेगी। राहुल गांधी को जेल भेजने की गलती कभी भी मोदी और शाह नहीं कर सकते। मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी पर पांव मारना हो जाएगा। और राहुल गांधी तो डरने वाले हैं नहीं। राहुल गांधी का जो खून है वो परनाना का खून है। वो परनाना जो आज़ादी के आंदोलन में तमाम यातनाओं के साथ साथ 9 साल वो जेल में रहते हैं, उन नेहरू का खून राहुल गांधी के रगों में दौड़ रहा है। 25 मुकदमे करीब करीब इस समय राहुल गांधी पर हैं, तो राहुल गांधी के तो डरने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अचानक एक आंदोलन की तैयारी हो गई है। मैं जरा उसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अजीब चापलूसों की बाढ़ है। राहुल गांधी के खिलाफ किसी ईडी और सीबीआई और इससे की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नहीं है कि उनको जेल भेज दिया जाए। राहुल गांधी इस समय विपक्ष की ही नहीं, इस देश के दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी आवाज है। इसलिए कभी भी मोदी और शाह ये गलती नहीं करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी हुई है कि कल घेरा जाएगा ईडी के चार्जशीट के खिलाफ। इससे तो और ज्यादा बीजेपी को मौका मिलेगा। कहेंगे देखिए अपनी गिरफ्तारी का मामला आया तो अब चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी को तो सीना ठोक के कहना चाहिए कि तुम्हारी 56 इंच की थी, मेरी जितनी है, लेकिन उसको ठोक करके मैं कह रहा हूं कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमको जेल भेज करके दिखाओ। अगर राहुल गांधी इस पर आ जाएं तो फिर बीजेपी को पानी भरना पड़ेगा, तेल निकल जाएगा बीजेपी का। जो मोदी की स्ट्रेटजी होती है कि इन सबको लगा दिया जाए किसी काम पर, ये उलझ जाएंगे इसी में। और कांग्रेस पार्टी के हर राजनीतिक दल में चापलूसों को एक मंडली होती है जो अपने नेताओं को खुश करती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ जो चार्जशीट हुई है, अगर उसके अबज में आंदोलन करेगी तो राहुल गांधी खुश होंगे। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को इसमें खुश होने की जरूरत है। राहुल गांधी को तो लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि हम बिहार में खूंटा गाड़ करके बैठेंगे। और जो लड़ाई हमने लड़नी शुरू की है अपनी राजनीतिक समझ के बाद, और राहुल गांधी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में नहीं सीखते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी अचानक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सामाजिक न्याय की राजनीति को सीख लेते हैं, उनका भ्रम है। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी ने बहुत खुलकर के पहले कभी नहीं बोला। राहुल गांधी अपने पहले चुनाव से ही दलितों के, वंचितों के बीच में रहे हैं, उनके बीच में गए हैं। तभी मजाक बनाया गया कि वो उनके घरों में रुकते हैं, उनके घर भोजन करते हैं, साहब अपने वहाँ तकिया और बिस्तर लेकर के जाते हैं। ये क्या है? राहुल गांधी ने इसको बदला। और मैं समझता हूँ कि ये एक नेता की, एक व्यक्ति की, नेता से बढ़कर एक व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर उसे लगता है कि हम कोई जो स्टैंड ले रहे हैं अगर वो गलत है तो उसको बदले। समझदार आदमी वो होता है कि जो परखता है चीजों को और उसके अनुसार अगर उसको डिसीजन लेना है बदलने का तो बदलता है। मूर्ख होता है जो अपनी जगह अडिग रहता है कि नहीं साहब, अहंकारी होता है वो अडिग रहता है। राहुल गांधी ने इस बात को समझा कि नहीं, दलितों का असली सम्मान तो ये होगा कि हम अपने घर बुला करके उनको भोजन कराएं, बजाय कि उनके घर जा करके भोजन करें। और ये जो भोजन की राजनीति है ये तो आरएसएस की है कि वहाँ खिचड़ी भोज करते हैं पर उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं। ये काम तो आरएसएस का है। असल में मसला है दलितों के साथ, वंचितों के साथ, बहुजनों के साथ उनको सम्मान देने का, उनके साथ बैठ कर के खाने का,
उनको घर बुला करके सम्मानित करने का, उनके भीतर के स्वाभिमान को पैदा करने का। और ये राहुल गांधी ने बाद में स्टैंड लिया, जो इस समय लगातार, चाहे वो किसान परिवार उनके घर आए, दलित परिवार जैसे रामचेत उनके घर जाए तो उनको भोजन कराते, या सब्जी मंडी से जिस व्यक्ति से वो मिले थे, मजदूर से जो रो रहा था, उसके बच्चे बच्चियों को, उसकी पत्नी को, खुद को, उसको लेकर के गए, उसको उन्होंने लंच कराया। ये एक एक व्यक्ति, और राहुल गांधी का जो कद है, मुझे एक नेता से बड़ा एक व्यक्ति का कद लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर इंसानियत है, एक ऐसा व्यक्ति जो लोकतांत्रिक है, एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान में पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बेहद संवेदनशील है, बहुत मानवीय है, और जो रिस्पेक्ट करना जानता है, रिस्पेक्ट करना चाहता है, स्त्रियों की भी, पुरुषों की भी, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो उसको सम्मान देना चाहता है। ये राहुल गांधी की, अब उनकी अपनी व्यक्तिगत खूबी है। बीजेपी को डर इससे लगता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो काम किया, वो कि उस आइडियोलॉजी को पकड़ा, उसको समझा कि आज की जो राजनीति है वो एक तरफ तो हिंदुत्व की राजनीति है, तो दूसरी तरफ उसके काउंटर में अगर कोई वैचारिकी खड़ी हो सकती है तो वो अंबेडकरवाद है, वो बहुजनवाद है। और जो आरएसएस है, जिसका 100वां साल है, जो संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसके सामने लड़ाई संविधान के जरिए लड़ी जाएगी। यानी एक तरफ संविधान है तो दूसरी तरफ मनुवाद है, मनुवादी व्यवस्था है, मनुवादी मानसिकता है। तो मनुवादी मानसिकता और संविधान, ये इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। सावरकर बनाम चाहे आप गांधी कह लें, तो एक वो भी धारा है, लेकिन सबसे बड़ी जो धारा है वो दरअसल हिंदुत्व बनाम अंबेडकरवाद की लड़ाई है, संविधान बनाम मनुवाद की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जिस तरह से पकड़ा है उन्होंने, सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व की लड़ाई है। तो इसको जब राहुल गांधी ने पकड़ा है, तो जब वो कहते हैं कि हम 50% आरक्षण की सीमा को हम खत्म करेंगे, तो जो दलितों और आदिवासियों की आबादी के अनुपात में, और मैं एक बहुत तथ्य का यहाँ पे हवाला दे दूं, 1974 तक आबादी के अनुसार दलितों और आदिवासियों का रिजर्वेशन बढ़ता था। 74 से ये चीज रुक गई। अव्वल तो हर 10वीं साल संविधान ये कहता है कि दलितों और आदिवासियों की आबादी के अनुपात में उनका रिजर्वेशन होगा। अब आप उत्तर प्रदेश में हैगा तो आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी, और जो उसमें थोड़ी आदिवासियों की भी आबादी है, वो 21.5% है। और यही रिजर्वेशन है उत्तर प्रदेश में, 21.5% रिजर्वेशन मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे ही आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन होगा। अभी 15 और 7.5%, 22.5% है। जबकि इन सालों में, इन दशकों में, जो दलितों की आबादी करीब 20% पहुंच गई है, 10% आदिवासी हो गया, 30% होता है। तो 30% ये रिजर्वेशन होगा। उसी तरह से अति पिछड़ा समाज है जो पीछे छूट गया, उसके लिए अतिरिक्त 10%, 20%, 15%, जो भी आप उचित समझें, ये बात कर सकते हैं कि इतना अतिरिक्त हम रिजर्वेशन करेंगे। तो ये सीधे तौर पर दिखाएगा कि किन लोगों को हम संबोधित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की वो बात भी पुख्ता होगी, विश्वसनीय होगी, और उन समाजों को लगेगा कि राहुल गांधी हमारी बात कर रहे हैं। लेकिन उस स्टैंड पर कायम है राहुल गांधी। ये सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ता, प्रतिबद्धता राहुल गांधी की। और कास्ट सेंसस कराना, ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा कि उन संस्थानों में कौन बैठे हैं, संवैधानिक संगठनों में कौन है, सचिवालय में कौन है, मंत्रालयों में कौन है, कौन बजट का एलोकेशन कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं, जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो लोग कौन है, शिक्षण संस्थानों में लोग कौन बैठे, कुलपति कौन लोग बैठे हुए हैं, मीडिया में है वो कौन लोग हैं, जुडिशरी में वो कौन लोग हैं। यहाँ पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भूमिका, भागीदारी क्यों नहीं है, उसको हम सुनिश्चित करेंगे। ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। और तकलीफ उन लोगों को है, ये सिर्फ तकलीफ बीजेपी और आरएसएस को नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में भी वही लोग बैठे हैं, जुडिशरी में वही लोग बैठे हुए हैं। तो वो लोग जो अब संवैधानिक व्यवस्था में भी उन्होंने इनके जरिए, इन संस्थानों के जरिए, इन संगठनों के जरिए वो जो अपनी सो कॉल्ड श्रेष्ठता को बरकरार रखा है,
वो जो विशेषाधिकार संपन्न बने हुए हैं वो नहीं छोड़ सकते उसको। और तकलीफ उनकी यही है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो जो एक जुनूनी है, जो आज के दौर के अंबेडकर के मूल्यों को लागू करना चाहता है, जो सामाजिक न्याय के सपने को पूरा करना चाहता है, वो व्यक्ति अगर आता है और इन तमाम प्रावधानों को करता है, तो फिर हमारे वर्चस्व का क्या होगा, हमारे अपने लोगों का क्या होगा, हमारी अपनी नालायक औलादों का क्या होगा। सवाल लायक लोगों का नहीं है, सवाल नालायक लोगों का है कि जो नालायक बैठे हुए हैं या जिनको बिठाया जाएगा उनका क्या होगा। समस्या यहां पे आती है। लायक तो हमेशा ही सम्मान के पात्र होते हैं, चाहे जिस समाज से आते हो, चाहे जहां से आते हो, उनकी तारीफ हर व्यक्ति करता है। लेकिन जो नालायक सेट हुए हैं, जिनको सेट किया जाता है, अगर राहुल गांधी का वश चलेगा इस राजनीति में, तो वो सेटिंग और गेटिंग ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी है। लेकिन क्या ये हो पाएगा, क्या ये मुमकिन है? शुक्रिया, धन्यवाद।